जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका द गुरु 26 पे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 to 12 का सीरीज के अंतर्गत क्लास 6 का साइंस का पार्ट 9। और जो भी आगे हो चुका है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और इससे आप लोग लाभ उठाएं, क्योंकि जो बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम हुआ, टीचर का एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट फेज वाला, उसमें काफ़ी लोग इससे हेल्प लिए और काफ़ी लोग सेलेक्ट भी हुए, जो हमें पर्सनली कॉल करके थैंक्स भी बोला। तो आप भी इसका लाभ उठाएं दोस्तों। जो बीपीएससी सेकंड हो रहा है उसमें भी टीचर का जो सेकंड फेज का बहाली होने वाला है, उसमें आप लोग भी अगर जो देंगे जो लाभ उठाइए। और बीएससी के लिए भी आप लोग कमर कस लीजिए। जो अभ्यर्थी बीएससी के लिए हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। और भी जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और क्लास के अंत में हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो पढ़ते हैं उसी से एमसीक्यू भी वही चैप्टर से सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, ठीक है। आगे से चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सजीव एवं उनका परिवेश। सबसे पहले उद्दीपन कह रहा है कि हम आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। सीधा सीधा जानिए, इतना जानने की जरूरत नहीं है, सीधा जानिए कि उद्दीपन मतलब होता है स्टिमुलस। जानते होंगे आप लोग, STIMULUS। स्टिमुलस मतलब होता है उद्दीपन। मतलब उद्दीपन के मतलब होता है उत्तेजित करना। क्या दोस्तों? उत्तेजित करना मतलब कोई भी चीज़, सामाजिक उत्तेजना करना या शारीरिक, सब क्या कहलाता है? उद्दीपन के अंतर्गत आता है, ठीक है। सामाजिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक, जैसे भी हो उद्दीपन सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उत्तेजित करना ही उद्दीपन कहलाता है। आगे है उत्सर्जन। उत्सर्जन के मतलब हुआ कि हमारे जो शरीर होते हैं उसमें अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसे निष्कासन करने का जो प्रक्रम होता है, प्रक्रिया होता है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं दोस्तों। शरीर, देखिए कह रहा शरीर का अपशिष्ट पदार्थ सजीवों द्वारा निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। मल मूत्र पसीना है ना, ये सब शरीर से बाहर जो निकलता है वही उत्सर्जन कहलाता है। जो अपशिष्ट के रूप में होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है दोस्तों। चलिए, उत्सर्जन भी आप लोग जान गए। आगे है आवास। तो किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। अनुकूलन, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, वही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन से आप लोग भली भांति परिचित भी होंगे। और जो हम लोग आपको एक बार फिर बताते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं सेशन, वो क्लास 6 का एनसीईआरटी के पुस्तक के क्लास 6 का पार्ट 9 कर रहे हैं साइंस का दोस्तों। और कल से हम लोग क्लास 7 में भी एंट्री कर जाएंगे। क्लास 6 लगभग ख़त्म पे है। साइंस कुछ चैप्टर बच रहा है, बाकी लगभग जितना चैप्टर था सब खत्म हो चुका दोस्तों। तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा। और कल से क्लास 7 में भी हम लोग एंट्री कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके क्लास 12 तक जाएंगे। चलिए, स्थलीय आवास। स्थलीय आवास के बारे में जानिए। स्थल मतलब जमीन पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र, ये सब स्थलीय आवास होता है। वन में जो जीव रहते हैं उनके लिए स्थलीय आवास वही हुआ। घास के मैदान में जो जीव रहते हैं उनके लिए वही स्थलीय आवास हुआ। मरुस्थल और तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र उसी प्रकार हुआ दोस्तों। जलीय आवास जानिए। जलाशय या दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं वे जलीय आवास कहलाते हैं उनके लिए, ठीक। जैसे मछलियाँ हो गई और बहुत प्रकार के जितना जलीय जीव होते हैं जो हो गए। दलदल में बहुत सारा कीटाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उसके लिए वही हो गया जलीय आवास हो गया। नदी झील में जो चीज़ें रहती हैं उनके लिए वही जलीय आवास हो गया। आगे है जैव घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो
घटक है, सजीव और निर्जीव सभी घटक हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, और लेकिन जैव घटक की बात कर रहा है, तो इसीलिए हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो सजीव घटक हैं, तो वही सजीव घटक क्या कहलाएंगे? जैव घटक कहलाएंगे। और इसमें पेड़ पौधे और जंतु शामिल होते हैं। पेड़ पौधे और जंतु जैव घटक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अजैव घटक, तो अजैव घटक देखिए, जैव अजैव दोनों मिला के हुआ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। और जो सजीव है उसे जैव घटक बोलेंगे, और जो निर्जीव है उसे अजैव घटक बोलेंगे। और इसके उसके विस्तार से जानते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ उनके अजैविक घटक हैं। जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये सब अजैव घटक के अंतर्गत आएगा, और पेड़ पौधे जंतु जैव घटक के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवेश के अजैव घटक हैं। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है, यहीं पे दे देता है कि ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। सूर्य का प्रकाश किसके अंतर्गत आएगा? जैव घटक, अजैव घटक, तो ये आ जाएगा अजैव घटक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जंतु और पेड़ पौधे के अलावा मतलब सजीव जो होते हैं वही जैव घटक के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, बाकी सब अजैव घटक। अंकुरन जानिए। बीज से नए पौधे का प्रारंभ है। जब बीज से अंकुरन निकल जाता है तो इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। अंकुरन, अंकुर, इस सब के बारे में बहुत विस्तृत हम लोग पिक्चर के द्वारा अध्ययन कर चुके हैं पिछला चैप्टर में। पीछे 2-3 चैप्टर पहले हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छा से अध्ययन किया है। अंकुरन क्या है, अंकुर क्या है, चित्र के द्वारा पूरा अच्छा से समझे हैं दोस्तों। तो नहीं, यहाँ पे बताने का तो ज़रूरत नहीं होगा आपको। ऐसे चलिए बता ही देते हैं कि अंकुरन जो होता है, जैसे कोई भी बीज में अंकुरन आया तो एक सबसे पहले क्या था, मान लीजिए चना है, तो चना में मान लीजिए कि चना में अंकुरन आया, सबसे पहले क्या था कि नीचे जड़ सफ़ेद कलर का, नीचे जड़ के रूप में 2-3 ऐसे सफ़ेद कलर का इससे निकल आता है। वो क्या कहलाता है? वहाँ पे वो तो जड़ हो गया। और ऊपर भी फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ऊपर में भी एक छोटा पौधा के रूप में ऊपर में भी जाने लगता है, जो हल्का हरा कलर का होता है, ऊपर जाता है जो, तो यही कहलाता है अंकुरन। ऊपर जो जाता है वही कहलाता है अंकुरन, और बाकी इधर वाला कहलाएगा अंकुर। प्रजनन समझिए। प्रजनन, जीव जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, ये प्रजनन कहलाता है। कोई भी जीव जंतु अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करता है अपने संख्या को बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा ना हो तो वो जो जंतु अगर प्रजनन न करे तो उसका अस्तित्व पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगा। इसके लिए प्रजनन बहुत ज़रूरी है। कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। अब जैसे अगर कैसे समझेंगे कि कौन अंडे देते हैं कौन बच्चे देते हैं, तो सब इसका देखिए, जिसका कान अगर बाहर निकला हुआ रहे, कान जिसका उभार हो बाहर निकला हुआ रहे, वो क्या देंगे? वो बच्चे देंगे। लेकिन जिसका कान ऐसे उभार नहीं हो, बस एक छिद्र टाइप के रहे, तो वो अंडे देंगे दोस्तों। ये बाहरी पहचानने का बहुत ही अच्छा और एक चीज़ और, जो अंडे देंगे, जो जंतु अंडे देते हैं उसमें सबसे अच्छा, उसमें स्तन ग्रंथियाँ नहीं पाई जाएंगी, और जो बच्चे देंगे उसमें स्तन ग्रंथियाँ भी पाई जाएंगी। ऐसे बहुत सारा डिफरेंस है जो हम लोग बायोलॉजी का क्लास किए हैं, उसमें इसके बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा चला है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का, हाँ थोड़ा सा और है। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं, यहाँ पे दे ही दिया है। चलिए गति में समझिए। सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उसके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी करते हैं। गति क्या है कि सभी सजीव है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाते हैं तो उसके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी होता है। गति समझ में आ गया आपको? चलिए, भोजन सजीवों को उनके वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। मेन भोजन का कार्य है शरीर को ऊर्जा देना दोस्तों। वृद्धि, जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। मतलब कि जंतु को वयस्क होने, मतलब जंतु जब वृद्धि करेगा मतलब कि वो वयस्क हो जाएगा। अच्छा, श्वसन क्रिया क्या होता है? हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, यही प्रक्रिया श्वसन क्रिया कहलाता है दोस्तों।
श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, जानते ही हैं, श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। केचुआ है जो अपना पूरा स्किन उसका होता है, उसी के द्वारा सांस लेता है केचुआ। मछली गिल्स द्वारा सांस लेते हैं। मछली गिल्स द्वारा, केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। अच्छा, पौधे पौधे में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं। पौधे के पत्तियों में जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं, उसी के द्वारा वायु को अंदर लेती हैं कौन? पौधे। सजीवों में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। ये सभी क्रियाएं सजीवों में पाई जाती हैं। वो श्वसन भी करेगा, उत्सर्जन भी करेगा, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी करेगा, प्रजनन भी क्रिया भी होगा, और गति एवं वृद्धि भी वो करेगा, और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सजीव का विशिष्ट लक्षण है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना ही था आज तक के, और हम लोग अब MCQ सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, और इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन, चैप्टर से कैसे क्वेश्चन देगा और कैसे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है। इसके लिए उसी टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है दोस्तों, ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का MCQ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पौधे और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। दूसरा कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिन बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको, बताइए होगा, उसके बाद हम आंसर बताते हैं। तो 5 सेकंड के बाद आंसर बताएंगे। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। सेकंड देखिए, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मतलब कौन सा सही है जो कह रहा है। तो पहला कह रहा है, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु दोनों जैव घटक हैं। दूसरा कह रहा है, चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। तीसरा कह रहा है, सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा सत्य है दोस्तों। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों इसमें सत्य है, तीसरा गलत है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊंट मरुस्थल ये परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है, उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। अच्छा, उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, उसको पसीना नहीं आता है। तो बताइए इनसे कौन सा सही है। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। जितना भी कह रहा है सभी सही है, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। आगे निम्नलिखित पर विचार करना है। मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस कह रहा है कि किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। तो बताइए किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों में नहीं होता, धारा रेखीय नहीं होता। मछली धारा रेखीय होती है, धारा के साथ चलती है। कहने का मतलब ये है कि धारा के साथ चलती है मछली। जब 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित पर विचार करना। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन, इसमें कह रहा है कि श्वसन के लिए गिल्स
नहीं होते किस में, बताइए। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब व्हेल और डॉल्फिन में गिल्स नहीं होते, ऑक्टोपस में गिल्स होते हैं, उसी से ये सांस लेते हैं। ठीक है, श्वास उसी से लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? पत्तों में, तने में, जड़ों में, इनमें से प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, बताइए किसका ये सही आंसर क्या होगा। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा तना में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण तना से करते हैं ऑक्टोपस। पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासन करती हैं। कौन? पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया में अगले चरण में पंक्तियां, अच्छा पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा ये जो देख रहे हैं ये संपूर्ण रूप से नहीं होता, ये सिर्फ जो क्वेश्चन है उसके अनुसार चाहिए। बाकी होता क्या है कि ऑक्सीजन तो ये रिलीज करती हैं, बाहर निकालती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दूसरा है, इसलिए आप इधर उधर नहीं होइएगा, कंडीशन के अनुसार इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे, जीव, बीज, बताइए इनमें से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आपका टाइम समाप्त हुआ। पौधे, जीव, बीज श्वसन प्रक्रिया में सभी भाग लेते हैं। सभी मतलब श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है इस समूह में। पौधे में भी, जीव में भी और बीज में भी श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार करना है। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन, बताइए कि सजीवों के, सजीव बोले तो जंतुओं और पौधों दोनों के कारण इसमें लक्षण में सम्मिलित है कौन कौन? उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन में कौन कौन सा सम्मिलित है? आंसर दीजिए। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। ये सभी सम्मिलित है, उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रतिक्रिया, प्रजनन, सभी सम्मिलित हैं दोस्तों। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आया हुआ सेशन मेरा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये ऐसा सीरीज चला रहे हैं हम कि आप भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए, क्योंकि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 मतलब एकेडमिक में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है ये NCERT का सेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने स्टेटस में ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ कल फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, और क्लास 7 कल से शुरुआत होगा दोस्तों। ठीक है।